विनर का भी सम्मान करना होगा। ये हमारी थीम है, उस थीम पूरे आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए इसका सम्मान हमको करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि आदिवासियों की समस्याएं मूल क्या है। तो एक मैंने समस्या आपके सामने आइडेंटिफाइड किया कि निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। बेशक इस क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है। हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले 28 साल पहले सोचा था कि आदिवासियों की एकता होनी चाहिए। ये एक जमाने में निर्णय लिया था, उसका परिणाम है कि आज भंवरलाल परमार बोल रहा है। भंवरलाल परमार आदिवासी एकता परिषद की ही उपज है, इसलिए हम लोगों को इस बैनर का भी हमें सम्मान करना है। तो मेरे भाइयों में बता रहा था कि हम लोगों को हमारे भौगोलिक क्षेत्र को एकीकरण करना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में दो चार बातें महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं तो वो केवल गुजरात के लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ा। यदि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए महाराष्ट्र के आदिवासियों की आवाज शामिल होती, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की आवाज शामिल होती और राजस्थान के भी आदिवासियों की आवाज शामिल होती, तो क्या आज की तारीख में नर्मदा जिले में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो हो पाता मेरे भाइयों? नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोगों को भौगोलिक एकीकरण बहुत जरूरी है। भौगोलिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण और धार्मिक सांस्कृतिक एकीकरण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं। आज की तारीख में हम लोग जब भी महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे समाज में आपने देखा होगा कि महिलाओं को जितनी आजादी है, महिला जितनी फ्रीडम आपका महसूस करती है, उतना किसी भी अन्य समाज में नहीं है। भारत में एकमात्र आदिवासी समाज है जिसमें महिलाएं आदमी के बराबर काम करती है, आदमी के बराबर आपका फ्रीडम महसूस करती है, आदमी के बराबर हर काम करती है। तो क्या ये जो आदिवासियों में महिलाओं की आजादी है, उसके उन्हीं जीवन मूल्यों को आधार मान करके हम लोग दूसरे समाज के लोगों की महिलाओं का भी जागरण कर सकते हैं? वो कब होगा? जब आज की तारीख में हमारे पितृसत्ताक व्यवस्था आदिवासियों में भी लागू हो रही है, उसको हमें रोकना होगा और महिलाओं को लीडरशिप देनी होगी, महिलाओं को आगे लाना होगा, महिलाओं को अच्छे से अच्छा बोलना सिखाना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन के मामले में इस पूरी दुनिया को कोई संदेश दे सकता है, कोई आदर्श मॉडल दे सकता है, तो वो आदिवासी समाज है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े पर्यावरणविद कह रहे हैं, पूरे यूएन लेवल के। आपका जो 2015 में पेरिस समिट हुआ था, उसमें भी बात चली थी कि यदि भारत के आदिवासियों की जीवन शैली पूरी मानव जाति, मानव प्रजाति एक्सेप्ट कर ले तो पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की समस्या का निराकरण भी हो सकता है। ये आप सबके लिए बहुत गर्व की बात है मेरे भाइयों। और आज की तारीख में हमने देखा है कि आदिवासियों के अंदर पहले जमाने में जो अनाज, जो हम लोग साग भाजी खाते थे, वो साग भाजी आज की तारीख में हम उत्पादन नहीं कर रहे। आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हमने पिछले सालों में देखा कई प्रकार की डिशेज। अभी बात चल रहा था हमारे अन्न का, महुए के बारे में बात चल रही थी, तो हम आदिवासियों को वो अनाज उगाना चाहिए जो अनाज कभी आपका क्या कहते हैं उसमें कीड़ा नहीं लगता है। ऐसी चीजें भी हम लोगों को डेवलपमेंट करके उसका मार्केटिंग करना सीखना होगा। यदि इस तरीके से आदिवासियों को आप लोग सशक्त बनाते हैं तो आदिवासी समाज इस तरीके से भविष्य में खड़ा होगा कि शरीर से भी मजबूत हो सकता है, दिमाग से भी मजबूत हो सकता है, और शरीर और दिमाग से आदिवासी एक आपका मजबूती हासिल करेगा, आत्मविश्वास हासिल करेगा, मेंटली रूप से मजबूत हो जाएगा, तो आदिवासियों की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे डूंगरपुर जिले की बात करें तो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा जन जागरण चला। उसके तहत आदिवासियों पर बहुत सारे आरोप लगाए गए और पिछले दिनों हमारे डीजीपी महोदय ने ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि
आदिवासियों के ऊपर जो आरोप लगाए वो आरोप निराधार है, ये बोला। जबकि हमारे अपने लोग आरोप लगाते थे, तो मैं उन तमाम मेरे भाइयों जो हमारे से वैचारिक रूप से इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे से किसी संगठन की दृष्टि से इत्तेफाक नहीं रखते, उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी समाज को बचाना है तो ये अंतिम पीढ़ी है, ये अंतिम अवसर है। आज की तारीख में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि यदि आदिवासियों की पूजा पद्धति भूल गए, ये लाइन याद रखना, यदि आदिवासी अपनी पूजा पद्धति भूल गए तो आपके ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यदि आदिवासी आपका लड़ना झगड़ना अर्थात पूर्वजों के जमाने का हथियार संचालन का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हमें युद्ध लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है, लेकिन हम लड़ने की क्षमता खो बैठे तो हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यदि हम लोग अपना व्यापार यानी हाट बाजार चलाना भूल गए, व्यापार चलाना भूल गए, तो भी हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। और यदि हम लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया तो भी हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हुई है। और एक बात मैं मध्य प्रदेश में देखता हूं कि मध्य प्रदेश के भाई टंट्या भील को तो बहुत बड़े पैमाने पर मानते हैं, टंट्या भील को बड़ा महापुरुष मानते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, मूर्तियां स्थापित करते हैं, लेकिन जब भील की बात आती है तो उसको नीचा समझते हैं। सही बोला गलत बोला है? जब भील की बात आती है तो नीचा समझते हैं। कई लोग मेरे को कहते हैं कि भील को तीसरे नंबर पे माना जाता है। मैं ये भी कह रहा हूं कि भील को पहले नंबर लीजिए। यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आदिवासी समाज में ऊंच नीच नहीं होती है। यदि आदिवासी समाज में ऊंच नीच हो गई तो आप आदिवासी नहीं रहोगे। ये किसको पता है? इसलिए मेरे भाइयों, ये आदिवासी ऊपर, ये आदिवासी नीचे, ये आदिवासी नीचे, यदि आप ये करते हो तो आज की तारीख में भूल जाना। क्या आप ये मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। आज के बाद मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदिवासी ऊंचा नहीं, आदिवासी नीचा। ये बात बहुत ध्यान रखना। और दूसरी बात, कई बार देखा गया है कि हम छुआछूत भी बरतते हैं। यदि आदिवासी में छुआछूत हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो आदिवासी समुदाय नहीं रहेगा, जाति में बदल जाएगा। यदि आदिवासियों में छुआछूत और ऊंच नीच हो गया तो जाति में बदल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से कहते हैं कि भिलाला संस्कृति, पटेलिया संस्कृति, बारेला संस्कृति, चौथी संस्कृति, पाड़वी संस्कृति, वसावा संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति। यदि इस तरीके से श्रेणीकरण करेंगे, ये भी बात समझना, श्रेणीकरण करेंगे तो भी हम जाति में बदल जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सीबीएसई की किताबों में पढ़ा जाता है कि जो समाज जाति और वर्ण से बाहर है वो आदिवासी है। जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता, जो जाति व्यवस्था में नहीं आता, वो आदिवासी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 80 का, उसमें भी कहा गया है कि आपका जिसके ऊपर मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ लागू नहीं होता है वो आदिवासी है। और मिताक्षरा किसको कहते हैं? मिताक्षरा उसको कहते हैं जिसमें जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जिस समाज पर लागू होती है वो मिताक्षरा से रूलिंग करते हैं। और जो लोग मिताक्षरा से रूलिंग नहीं करते वो जाति और वर्ण व्यवस्था से बाहर होते हैं, वो अपने कस्टम से रूलिंग होते हैं। तो आदिवासी वे लोग हैं जो अपने कस्टम के द्वारा स्वयं रूलिंग होते हैं। इसलिए एक बहुत टेक्निकल बातें हैं, इन टेक्निकल बातों को हमें समझना होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमको अपनी पूजा पद्धति नहीं छोड़ना है, विवाह पद्धति नहीं छोड़ना है,
हाथ पैर नहीं छोड़ना। हम लोगों को हमारी संघर्ष क्षमता खत्म नहीं होनी चाहिए, आपका श्रम करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए और खत्म नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग वर्ण व्यवस्था में जाएंगे और ऊंच नीच छुआछूत इसको हमें किसी भी सूरत में हमारे समाज में डेवलपमेंट नहीं होने देना और श्रेणीकरण भी नहीं होने देना। ये 5-7 बातें आप लोग मेरा इतना जितनी बातें मैंने बताई उसमें सब भूल जाना, लेकिन उसको याद रखना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग निर्णय लेने की स्थिति में आइए और भ्रम से बचिए। ये बात हम लोगों को समझना है। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। कुछ गलत कह दिया हो तो माफी। जय जोहार।